हेलो फ्रेंड्स, मैं आज फिर बीएड सेकेंडरी क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। बीएड सेकेंडरी के पेपर 3 के बारे में आज पढ़ रहे हैं अपन। एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड क्रिएटिंग एन इंक्लूसिव स्कूल, उसमें हम आज यूनिट 4 के पार्ट इंक्लूसिव एजुकेशन के विषय में चर्चा करेंगे। इंक्लूसिव एजुकेशन जो है वह समावेशी शिक्षा के बारे में जो बात हम कर रहे हैं, पॉलिसीज़ रिलेटेड टू इंक्लूसिव स्कूल। समावेशी शिक्षा के संबंध में जो नीति निर्धारण किए गए, नीतियाँ बनाई गई, समावेशी स्कूल या समावेशी शिक्षा की अवधारणा के बारे में हमने विस्तार से पहले की वीडियो में चर्चा कर ली है। इसके बाद आज हम नीतियों के संबंध में अगर पढ़ने जा रहे हैं तो जो इसके संबंध में नीतियाँ बनी हैं उनको हम देखें तो सबसे पहले बात समावेशी शिक्षा के लिए शिक्षा का अधिकार अधिनियम में हम अधिनियम के बारे में चर्चा करेंगे इस संदर्भ में। फिर भारत सरकार द्वारा बाल अधिकारों पर जो अभिसमय बनाए गए उसके विषय में चर्चा करेंगे। यूनिसेफ का जो विश्व शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया था उसमें समावेशी शिक्षा के बारे में कुछ बातें की गई, अनुशंसाएं दी गई, उसके बारे में चर्चा की जाएगी। और फिर संयुक्त राष्ट्र संघ के कुछ अभिसमय हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले हम देखें तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में जब केंद्र सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में लागू किया तो उसमें जो निर्णय लिए गए या उसमें जो नियम बनाए गए उसमें बालक समावेशी शिक्षा की बात कही गई है। वो सभी वर्ग के बालकों के लिए समान तरह से उपलब्धता हो उसकी, सभी को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा जब की गई, इसका नाम ही हम देखें, शिक्षा का अधिकार अधिनियम का नाम ही निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिनियम रखा गया। तो सभी के लिए शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य की गई। इसमें समावेशी शिक्षा का अर्थ भी वही निकलता है कि सभी तरह के बालकों के लिए, सभी वर्ग के, सभी स्तर के बालकों के लिए शिक्षा समान रूप से उपलब्ध करवाना। इसमें सबसे पहले निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान दिया गया, जिसमें कहा गया कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बालकों के लिए शिक्षा के लिए कोई व्यय, विद्यालय में कोई व्यय या कोई शुल्क नहीं देना होगा और निःशुल्क शिक्षा प्राप्त होगी उन बालकों को। यदि 14 वर्ष का बालक प्राथमिक शिक्षा उन 14 वर्ष की आयु में पूर्ण नहीं कर पाता है और वह आगे प्राथमिक शिक्षा पूर्ण भी करना चाहता है तो उसे 14 वर्ष के बाद की भी जो शिक्षा है वह भी उसे निःशुल्क प्रदान की जाएगी। इस तरह से ही निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा बनाई गई। फिर सरकार के जो उत्तरदायित्व हैं, सरकार ने जो उत्तरदायित्व रखे, सरकार के उत्तरदायित्व बनाए गए कि सरकार अपने क्षेत्र में, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने प्रशासित क्षेत्रों में यह निर्धारित करे कि सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जा रही है या नहीं की जा रही है। उसके लिए नवाचार किए जाएं, अनुसंधान किए जाएं, योजनाएं बनाई जाएं और उन अक्षम बालकों के या सभी तरह के बालकों की क्षमता का विकास करने में प्रोत्साहन दे सके। फिर इसी शिक्षा का अधिकार अधिनियम में विद्यालय और शिक्षकों के दायित्व में यह कहा गया कि विद्यालय के दायित्व हैं कि वह निःशुल्क शिक्षा सभी बालकों को प्रदान करे और उसके लिए व्यवस्था सुलभ कराए, जगह जगह पहुंचकर बालकों को लाना, एडमिशन करवाना तथा शिक्षा पूर्ण करने तक बालक की उपस्थिति
उसकी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की गुणवत्ता आदि के बारे में रिपोर्ट आगे सरकार को प्रस्तुत करते रहें। यह सरकारी विद्यालयों के लिए और निजी विद्यालयों के लिए भी यह प्रावधान लागू किया गया है इसमें कि 25% बालकों को, जितने उस विद्यालय में एडमिशन होते हैं उसके 25% बालकों को वह निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा के अंतर्गत एडमिशन देंगे और उनकी शिक्षा का प्रबंध करेंगे। शिक्षक के उत्तरदायित्व कि वह अपनी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को बहुत अत्यधिक गुणवत्तापूर्वक बनाए ताकि सभी तरह के बालक जो विद्यालय में आते हैं वह उचित प्रकार से शिक्षण प्राप्त कर सके। फिर प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम इसमें ऐसा बनाया गया है, इस अधिनियम के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा का जो पाठ्यक्रम है वह ऐसा बनाया गया कि उसमें बालक को खेल से संबंधित ज्ञान, वातावरण से संबंधित ज्ञान, प्रकृति से संबंधित ज्ञान, संस्कृति से संबंधित, सामाजिकता से संबंधित सभी तरह के ज्ञान को उस पाठ्यक्रम में समावेशित किया गया ताकि बालक सभी अपना सर्वांगीण विकास विद्यालय में आकर कर सके, अपनी शारीरिक तथा मानसिक योग्यताओं को बढ़ा सके। इसके अंतर्गत, इस अधिनियम के अंतर्गत बाल अधिकारों के संरक्षण की भी बात की गई। जो सभी तरह के बाल अधिकार हैं बालक को प्राप्त होने चाहिए। जो बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम 2005 में जो बातें कही गई, जो प्रावधान रखे गए, उनको इस 2009 के शिक्षा का अधिकार अधिनियम में भी जगह दी गई और उनकी समीक्षा करके ऐसे प्रावधान रखे गए विद्यालयों में कि बालकों को उनके अधिकार प्राप्त हो। बाल अधिकार में विद्यालयों में बालक को किसी प्रकार से मानसिक, शारीरिक, आर्थिक रूप से आघात नहीं पहुंचाया जाए, उनके लिए सभी प्रकार की व्यवस्थाएं की जाए, अलग से शौचालय बनाए जाए, रैंप की व्यवस्था की जाए, कक्ष उचित हो। इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं हैं बाल अधिकार संरक्षण के अधिनियम की गई। इसके पश्चात यह हो गई शिक्षा का अधिकार अधिनियम की बात। इसके पश्चात जो दूसरा जो नीति हम देखें, भारत सरकार द्वारा बाल अधिकारों पर अभिसमय, यह जो बनाए गए अभिसमय जो बनाए गए बाल अधिकारों पर भारत सरकार के द्वारा, तो यह भी जो बाल अधिकार संरक्षण अधिनियम है उसके अनुसार ही निर्धारित किए गए। इसमें बालकों को समान अधिकारों की व्यवस्था हो, सभी तरह के बालकों को, जैसे कि बालक अलग अलग प्रकार के, विशिष्ट बालक, अक्षम बालक, किसी की आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो, किसी की बहुत अच्छी सुदृढ़ हो, तो इस प्रकार से जो बालकों के प्रकार हैं उनके अनुसार सभी बालकों को विद्यालय में, समाज में समान अधिकार प्राप्त हों। शिक्षण की सुविधा, भौतिक सुख सुविधाएं जो विद्यालय में होती है, भौतिक संसाधन जो होते हैं, मानवीय संसाधन जैसे शिक्षक का भी व्यवहार सभी बालकों के प्रति समान हो। फिर समान शिक्षा की व्यवस्था, इसमें समान शिक्षा की बात की गई। अक्षम, अपवंचित, विशिष्ट सभी तरह के बालकों को सामान्य बालकों के साथ शिक्षा प्रदान करनी होगी और सभी की गतिविधि में मतलब सभी प्रकार की गतिविधि में उनकी जो सहभागिता है, सभी बालकों की सहभागिता सुनिश्चित करवानी होगी। इसी के साथ समान मनोरंजन की व्यवस्था है उनकी। फिर बालकों के व्यक्तिगत रुचियों का विकास समान रूप से किया जाए। बालकों का सर्वांगीण विकास की योजना तैयार की जाए शिक्षकों द्वारा, विद्यालय के द्वारा, प्रशासन के द्वारा नवाचार किए जाएं इस प्रकार के। और जो विद्यालय के प्रधानाध्यापक हैं वह इनकी ओर विशेष ध्यान देकर ऐसे प्रोग्राम बनाएं जिसमें बालक का सर्वांगीण विकास हो पाए। फिर बालकों के विचारों की स्वतंत्रता के बारे में, जो अक्षम व अपवंचित बालक हैं उनमें देखा जाता है कि संकोच की भावना होती है, वह सभी के साथ समायोजन नहीं कर पाते हैं, तो उनके उस समायोजन के लिए उनको सभी के साथ रहकर उन्हें बोलने का, अपने विचार व्यक्त करने का एक प्लेटफॉर्म दिया जाए कक्षा में, विद्यालय में,
तो उस प्लेटफॉर्म को पाकर बालक अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर पाता है और खुलने का प्रयास करता है और अपने विचार स्वतंत्रतापूर्वक सभी के सामने रख पाता है। विद्यालय में सम्मान देकर, समाज में सम्मान देकर उन बालकों को आगे बढ़ाया जाए। सभी चीज़ों में, सभी गतिविधियों में उनकी समान सहभागिता निश्चित की जाए। उनमें आत्मविश्वास पैदा किया जाए बालकों में, इस प्रकार के बालकों में, और उन्हें इन सब प्रकार के विकास के द्वारा, इन सब प्रक्रियाओं के द्वारा आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जाए। तभी यह जो नीति है वह अपना सार्थक रूप ले पाएगी। यह सारे जो अधिकार बनाए गए तभी सार्थक हो पाएंगे जब वह बालक आत्मनिर्भर रूप से अपना कार्य कर पाएगा। इसके बाद हम बात करें यूनिसेफ की। यूनिसेफ ने समावेशी शिक्षा के संबंध में क्या कहा? यूनिसेफ जो संस्था है उसके शिखर सम्मेलन होते रहते हैं और इस बाल अधिकारों के बारे में जो बात की गई वह यूनिसेफ का जो विश्व शिखर सम्मेलन 1990 में न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया, उसमें इस बारे में चर्चा की गई और एक योजना तैयार की गई जिसमें सबसे पहले उन्होंने स्वास्थ्य संबंधी सुझाव दिए बालकों के लिए कि उसमें बहुत सारी बीमारियों को मिटाने का संकल्प किया गया, जैसे पोलियो मुक्त विश्व के लिए सुझाव प्रस्तुत किया गया। टिटनेस के कारण बहुत सारे बच्चों की मृत्यु हो जाती है, तो इस बीमारी के लिए टीके बनाए गए और लगाने का प्रस्ताव दिया गया। फिर डायरिया, विटामिन ए की कमी, आयोडीन की कमी, बालकों में आयरन की कमी, प्रोटीन की कमी, इस तरह के जो रोग बालकों में पाए जाते हैं और उनका जो कुपोषित बालक होते हैं उनके लिए इस सम्मेलन में बात की गई। जब तक उनका बालकों का शारीरिक स्वास्थ्य अगर अच्छा नहीं होगा तो बालक शैक्षिक गुणवत्ता भी प्राप्त नहीं कर पाते हैं। जो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया है उसमें भी गुणवत्ता हम नहीं ला सकते हैं। तो उनके स्वास्थ्य संबंधी जो ये सुझाव प्रस्तुत किए गए उस पर कार्य किया जाने लगा। फिर सेकंड बात की गई उत्तरजीविता की। सर्वाइव करना सभी के साथ, सभी वातावरण में, मतलब किसी भी प्रकार के वातावरण में, किसी भी परिस्थिति में सर्वाइव करना। तो उत्तरजीविता के संबंध में जो निर्धारण किए गए उसमें जब बालक बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं, बहुत सारे ऐसे परिवार हैं, सभी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं होती है, तो बालक कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। उन्हें उचित भोजन नहीं मिल पाता, छत नहीं मिल पाती, विद्यालय नहीं मिल पाते हैं, या ऐसा माहौल नहीं मिल पाता कि बालक उसमें अपना विकास कर सके। उसे कई प्रकार की बीमारियां घेर लेती है और वह आगे नहीं बढ़ पाता है। तो इस संबंध में भी वहाँ बात की गई। फिर स्त्री स्वास्थ्य के संबंध में बात की गई। जब तक स्त्रियों का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो वह जब बालक को जन्म देती हैं वह स्वयं कुपोषित होती है और एक कुपोषित बालक को जन्म देती है। उनके लिए कुछ कर नहीं पाती है, ऐसी व्यवस्थाएं या संसाधन नहीं जुटा पाती हैं। तो स्त्रियों का स्वास्थ्य अगर अच्छा होगा तो जो बालक जन्म लेगा उसका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा हो पाएगा। तो इसमें जो बातें कही गई, सभी गर्भवती स्त्रियों के लिए पौष्टिक आहार की योजना, आयरन और कैल्शियम के जो खुराक दी जाती है, फिर टीके लगाए जाते हैं स्त्रियों को, प्रसव के समय स्त्रियों के लिए सभी प्रकार की सुरक्षाएं मिल सके, इसके लिए कार्य किया गया। जो चिकित्सालय होते हैं, अस्पताल होते हैं, सरकारी और निजी दोनों में ही यह व्यवस्था, प्रसव की व्यवस्था, प्रसव से पूर्व टीकाकरण की व्यवस्था, प्रसव के पश्चात टीकाकरण की व्यवस्था, यह सुनिश्चित की गई कि उन्हें यह सारी सुविधाएं सरकारी तथा निजी चिकित्सालयों में उपलब्ध हो पाए।
इस प्रकार से यूनिसेफ ने फिर स्त्री शिक्षा के बाद पोषण की बात की कि बालकों को पोषित किस प्रकार से किया जाए। पोषण के लिए उनके लिए विद्यालयों में पोषाहार की योजनाएं शुरू की गई। आयरन, कैल्शियम, विटामिन्स की जो खुराक होती है, गोलियां समय समय पर दी जाती है उन्हें। इस प्रकार से उनके पोषण संबंधी समाधान सुझाए गए। फिर शिक्षा के संबंध में बात की तो शिक्षा के संबंध में यह विचार रखे गए कि अभिभावकों को सबसे पहले परिवार नियोजन के बारे में समझाया गया। फिर इस प्रकार परिवार नियोजन की बात करके जनसंख्या पर नियंत्रण हो सकेगा, और जब जनसंख्या पर नियंत्रण होगा तो उस बालक के, यदि परिवार में बालक कम संख्या में होंगे तो उसके पोषण की, उसके शिक्षा की, उसके स्वास्थ्य की जो सुविधाएं हैं वह अभिभावक अच्छी तरह से अपने बालक को उपलब्ध करवा पाएंगे। फिर इसके शिक्षा के संबंध में अभिभावकों को सुविधा दी गई कि बालकों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था है, तो सभी प्रकार की जो शिक्षा है वह उसे प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क प्राप्त होगी और इस प्रकार से शिक्षा का विकास होगा। यह बातें यूनिसेफ के जो विश्व शिखर सम्मेलन 1990 में जो अनुशंसाएं दी गई उसके अनुसार। इसके बाद हम बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ की। संयुक्त राष्ट्र संघ भी समय समय पर इस प्रकार के आयोजन करते रहते हैं, उनके भी सम्मेलन होते रहते हैं और वह विश्व में जो जितनी भी जनसंख्या है तो उनके प्रति अपने सुझाव देते रहते हैं और उन पर काम किया जाता है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ के जो अभी समय हैं उसके बारे में हम बात करें तो संयुक्त राष्ट्र संघ ने शिक्षा के समावेशी शिक्षा के संबंध में जो बात की उसमें सबसे पहले उन्होंने उत्तरजीविता, जैसा हमने पहले भी देखा, यूनिसेफ ने भी इसके बारे में बात की, तो जो सर्वाइवल रिलेटेड जो राइट्स हैं बालकों के, उनके बारे में बात की। तो उसमें भी उन्होंने उन्हें पोषण का अधिकार, जीवन स्तर संबंधी अधिकार, आवास संबंधी अधिकार, इन सब की व्यवस्था करने के लिए कहा। चिकित्सा संबंधी अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वास्थ्य वातावरण का अधिकार और सुरक्षा का आधार, इन सभी के बारे में जो अधिकार बालकों को मिलने चाहिए वह उन्हें उस प्रकार की सुविधाएं प्रदान की जाए। फिर विकास संबंधी अधिकार जो है उसमें बालकों का शैक्षिक विकास, खेल संबंधी विकास, सांस्कृतिक विकास, जो सभी गतिविधियां करता है सह शैक्षिक गतिविधियां, उसके द्वारा वह अपना शारीरिक विकास करें। सूचना संबंधी अधिकार, सभी बालकों को सभी प्रकार की सूचनाएं स्वास्थ्य संबंधी, शिक्षा से संबंधी प्रदान की जाए। उन्हें सभी विषयों के बारे में जागरूक किया जाए और रुचि के अनुसार उनका विकास। जैसी बालक की रुचि है, जिस कौशल में या जिस चीज़ में, जिस व्यवसाय में उसकी रुचि है, उस प्रकार का प्रशिक्षण उन्हें दिया जाए, उसी प्रकार की शिक्षा उन्हें प्रदान की जाए। यह विकास संबंधी अधिकार, सबसे पहले उत्तरजीविता संबंधी अधिकार दिए गए, फिर विकास संबंधी अधिकार की बात की गई, फिर तीसरे नंबर पर सहभागिता संबंधी अधिकार की बात की गई। इसमें जो अधिकार दिए गए सहभागिता के लिए, तो समाज में उनकी सहभागिता हो, बालक की विद्यालय में सहभागिता हो, संस्कृति जो हमारी है, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं समाज में होते हैं, विद्यालय में होते हैं, उसमें सभी प्रकार के बालक अपनी सहभागिता दे सकें, अपनी प्रस्तुति दे सकें, अपने विचार रख सकें, इसके बारे में अधिकार उन्हें दिए गए। फिर संरक्षण संबंधी अधिकार की बात की गई। संरक्षण उन्हें किस किस चीज़ से संरक्षण दिया जाना चाहिए, तो नकारात्मक व्यवहार से सुरक्षा, अगर वंचित बालक हैं या अक्षम बालक हैं तो जो देखकर उन्हें सभी लोग देखकर जो नकारात्मक व्यवहार करते हैं उनके साथ, वह उससे सुरक्षा उन्हें प्रदान की जाए। विद्यालय में उसके साथ नकारात्मक व्यवहार नहीं हो, परिवार में, समाज में
सभी उसके साथ सकारात्मक व्यवहार करें। फिर शोषण से सुरक्षा, ऐसे बालकों का शोषण नहीं किया जाए, उनसे दुर्व्यवहार नहीं किया जाए, उन्हें विशेष प्रकार की सुरक्षा प्रदान की जाए, न्याय संबंधी अधिकार दिए जाएं सभी, बाल श्रम जो है वह रोका जाए, फिर उनके साथ किसी प्रकार की हिंसा नहीं की जाए और उनके पुनर्वास संबंधी अधिकार उन्हें दिए गए कि ऐसे जो बालक अगर अपनी स्थिति नहीं बना पाते हैं तो उन्हें पुनर्वासित करने की प्रक्रिया की जाए समाज द्वारा, विद्यालय द्वारा, प्रशासन द्वारा, ताकि उनका शोषण रोका जा सके और उन्हें एक समाज में अच्छी स्थिति प्रदान की जा सके। इस प्रकार समावेशी शिक्षा से संबंधित नीतियाँ भारत सरकार द्वारा देश में लागू की गई और समावेशी शिक्षा को इस तरह से बढ़ावा दिया गया प्रशासन की ओर से, विद्यालयों की ओर से, सरकार की ओर से। यह हमने आज समावेशी शिक्षा से संबंधित नीतियों के विषय में चर्चा की। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।